बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला। मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर। चलिए मित्रों, अब इसमें आगे की कथा सुनते हैं। मालव राज्य से चंदेरी किला से आने वाला वार्षिक कर लेने के लिए चंदेरी किला जाने की अनुमति जलालुद्दीन से लेकर अलाउद्दीन अपने साथ 2-3 हजार घोड़े सवार 2000 प्यादे सैनिकों को लेकर दक्षिण की तरफ जाने का समाचार किसी को भी नहीं समझाया था। उस समय के इतिहासकार अमीर खुसरो अथवा जियाउद्दीन भरनी भी नहीं लिखते। काराग्राम से निकलकर चंदेरी पहुंचा। उसके बाद वह भिलसा की तरफ मुड़ गया। आसिर मार्ग को छोड़कर वह बीच रास्ते से निकला, क्योंकि उसके आने का समाचार किसी को ना मिले। यादवों के प्रांत एलिचपुर में अथवा अचलापुर प्रवेश करके वह देवगिरी की ओर बढ़ रहा था। उस समय देवगिरी का सामंत राज्यपाल अचलापुर का प्रबंध किया करता था। अचलापुर के राज्यपाल ने अलाउद्दीन के आक्रमण के समाचार देवगिरी को नहीं दिए, क्योंकि अलाउद्दीन ने अचलापुर पर आक्रमण किया ही नहीं था। वो वहां अपने आने का समाचार देते हुए कहता है कि यहाँ पर हिंदू राज्यों के यहाँ नौकरी करने आया हूँ। अचलापुर से निकलकर लासूर को पहुँचने तक अलाउद्दीन के आने का राज पास हो गया। तुरंत ही अलाउद्दीन ने राज्यपाल कन्हा के विरोध में युद्ध किया। इस संदर्भ में मराठा के 2 वीर महिलाएं अपने प्राणों के भय छोड़कर बड़े पराक्रम के साथ अलाउद्दीन के विरोध में लड़े। इन स्त्रियों का शौर्य और साहस देखकर स्वयं अलाउद्दीन घबरा गया। दुर्भाग्य से राज्यपाल कन्हा के दोनों वीर महिलाओं को अलाउद्दीन ने कैदी बना लिया। इसके बाद अलाउद्दीन देवगिरी की तरफ चल पड़ा। लासूर भाग पर अलाउद्दीन के आक्रमण का समाचार देवगिरी को मिला। वहां पर रामदेव की सेना नहीं थी, क्योंकि सेना उनके बेटे भिल्लम के साथ दक्षिण की ओर होने वाले दंगों को उपशमन करने के लिए गई थी। उसी समय रामदेव ने अपनी शेष बची सेना को एकत्रित करके राज्यपाल कान्ह के सहायता के लिए लासूर को भेज दिया। लेकिन तब तक यहाँ अलाउद्दीन कान्हा को बंदी बना चुका था और उसने शेष बची सैनिकों को भी हराकर देवगिरी की तरफ बढ़ने लगा। देवगिरी का किला उस समय अत्यंत बलिष्ठ किला माना जाता था। पर्वतों पर बंधा गया यह किला अजय किला माना जाता था। लेकिन उस समय रामदेव सेना के बगैर निस्सहायक था। फिर भी वह अधैर्य न खोकर अलाउद्दीन के विरोध में 1 सप्ताह तक युद्ध करता रहा। खाद्य पदार्थ की कमी के कारण उसे अंत में किले का दरवाजा खोलना ही पड़ा। अंत में अलाउद्दीन के साथ संधि करने पर राजी हुआ। अलाउद्दीन को भी यही चाहिए था। उन दोनों में तुरंत समझौता हो जाता है। रामदेव का पुत्र भिलम जब अपनी सेना के साथ लौटता है, तब तक समझौता हो चुका था। इतिहासकार लिखते हैं, यादवों के सैनिक 5 लाख पैदल प्यादे, 10,000 घोड़े सवार तथा 8 हाथियों में थे। इतनी भारी सेना के विरोध में अलाउद्दीन को लड़ना असाध्य था। अलाउद्दीन
रामदेव को बुलाकर कहता है कि हमारे संधि के अनुसार आप राजी हैं या नहीं, वरना मैं आपकी हत्या करके बाद में आपके बेटे के साथ युद्ध करने आऊंगा। निस्सहायक होकर रामदेव के बेटे को समझा बुझाकर समझौता कर लेता है। इतिहासकार फरिश्ता आगे लिखते हैं, इन दोनों की समझौतों का राशि कुछ इस प्रकार थी: 6 मण सोना, 7 मण मोती, 2 मण हीरे जवाहरात, 1000 मण चांदी, 4000 मण रेशम के कपड़े और दक्षिण भारत में किया गया अनमोल सामान, हाथी, घोड़े और एलिचपुर शहर के वार्षिक कर वसूल करने के अधिकार छोड़ दिया। उस समय के इतिहासकार लिखते हैं कि इतनी संपत्ति अलाउद्दीन को मिली, वह एक साथ 7 साम्राज्य की स्थापना कर सके। रामदेव ने अपनी सुपुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन के साथ कराया। इतिहासकार इसामी लिखते हैं कि इसका नाम जिताए था। अलाउद्दीन के उपरांत दिल्ली का सम्राट बना शहाबुद्दीन इसी के कोख से जन्मा था। लेकिन अलाउद्दीन के दूसरे बेटे कुतुबुद्दीन अपने भाई को हटाकर स्वयं राजा बना, क्योंकि शहाबुद्दीन की उम्र सिर्फ 6 वर्ष की थी। छिताई, जिताई, जेठापाली, क्षेत्रपाली नामों से जानने वाली रामचंद्र की बेटी इतिहास में दंत कथा बनकर रह गई। सन 1640 में श्री नारायण दास जी ने छिताई वार्ता नामक सुंदर प्रणय काव्य लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी भी अपनी कृति पद्मावत में इस कथा का निरूपण किए हैं। अब देखते हैं दक्षिण में मुसलमानों का वास्तव्य। कारा को वापस लौटते ही अपने दिग्विजय का समाचार सम्राट जलालुद्दीन को दिल्ली को भेजकर कारा को आने का निमंत्रण देता है। खुशी से अपने जमाई से मिलने बादशाह निकलते हैं। गुप्तचरों से राज कर्मचारियों ने अलाउद्दीन को बड़ी सावधानी से मिलने के बाद बादशाह को बताते हैं, लेकिन इससे कुछ प्रयोजन नहीं होता। पूर्व नियोजन के अनुसार अलाउद्दीन जैसे ही अपने ससुर जलालुद्दीन गले लगाता है, उसी क्षण उसका सिर उसके देह से अलग कर दिया जाता है। यह घटना दिनांक 12 जुलाई 1296 सन में घटी, यानी 16 रमज़ान 695 हिजरी। उसके बाद दिल्ली का सम्राट बनने में कोई बाधाएं, रुकावटें नहीं आईं। जब भी समस्या खड़ी होती, सरदारों को, राज्यपालों को बड़ी रिश्वत देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता था। दिनांक 21/10/1236 को अलाउद्दीन का राज्याभिषेक हुआ। यादवों से लूटी गई भारी संपत्ति ने अलाउद्दीन को दिल्ली का सम्राट बना दिया। अगले 3 वर्षों तक अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। दिल्ली में प्रशासन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समाप्त करते जलालुद्दीन ने निकटतम व्यक्तियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा उत्पीड़न निवारण करते उत्तर में से होने वाली मंगलों के उत्पीड़न आक्रमणों को रोकने सतत 3 वर्ष बीत गए। इसी बीच उसने विचार किया, अपने सैन्य बल को बढ़ाने से किसी भी परिस्थिति पर हम काबू पा सकते हैं। उस समय अलाउद्दीन के पास 4,75,000 सेना थी। इस सेना के
सुसंगठन के लिए उसे उतना ही खर्च करना पड़ता था। अपने राज्य में कर टैक्स बढ़ाने पर भी उतना पैसा नहीं एकत्रित होता था। फिर एक बार उसका ध्यान दक्षिण भारत की ओर होने लगा, क्योंकि देवगिरी से लूटी गई भारी रकम उसकी याद में वैसे की वैसी ही बसी हुई थी। सन 1299 में पहले दशक में सेनापति उलुफ खान तथा नुसुफ खान के नेतृत्व में सेना को गुजरात की ओर भेज दिया गया। उस समय गुजरात प्रांत में कर्णाखेला नामक राजा अनहिलवड़ प्रदेश से प्रबंध किया करता था। अलाउद्दीन के आक्रमण का समाचार सुनते ही अपनी सुपुत्री देवल देवी के साथ राजधानी से भागकर यादवों के शहर में नंदुरबार में रहने लगा। राजधानी शत्रु सेना के हाथ में लगी। रानी कमला देवी को कैद में लिया गया। उस समय में ही मुसाफिरों के हाथ से मलिक काफूर नामक गुलाम को छीनकर सेना दिल्ली की ओर बढ़ गई। अलाउद्दीन ने कमला देवी से विवाह कर लिया और उसे वापस रानी वास को भेज दिया। शेष अगले वीडियो में। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड करते ही अगले वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। और यदि इस इतिहास को जानने में आपकी रुचि है तो पुस्तक का क्रय करने का विचार कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करिए। एक विशेष सूचना, डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर अब न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, जिसका लिंक आप पाठकों की सुविधा हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बस एक क्लिक की दूरी पर है पुस्तक अपने पाठकों से। जय हिंद, जय हिंदी।